施錠をしたとはいえ、こんな古い木の扉なんて簡単に破られるだろうな。प्रस्तुत पाठ में लेखक ने अपने जीवन की एक सच्ची घटना के विषय में बताया है। लेखक के साथ यह घटना तक्षशिला में घटी थी। तक्षशिला अब वर्तमान पाकिस्तान का हिस्सा बन गया है। एक दिन लेखक समाचार पत्र पढ़ रहे होते हैं, तभी उनकी नजर एक आर्टिकल पर जाती है जिसमें लिखा था तक्षशिला में आगजनी। इस खबर को पढ़ते ही लेखक को हामिद खां की याद आ जाती है। वे हामिद खां की सलामती के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। साथ ही उन्हें वह घटना भी याद आ जाती है। पहले एक बार लेखक तक्षशिला गए थे। वहां वे पौराणिक खंडहर देखने के लिए गए थे। गर्मी बहुत ज्यादा थी और आसपास कोई बस्ती भी नहीं थी। गर्मी की वजह से लेखक को प्यास लगी थी, साथ ही साथ भूख भी लगी थी, लेकिन आसपास कुछ भी नहीं था। कुछ मील चलने पर उन्हें एक बस्ती दिखाई दी। वे उस बस्ती में चले गए। वहां की गलियां बहुत ही तंग थी, छोटे छोटे रास्ते थे, साफ सफाई भी नहीं थी, जिसकी वजह से दुर्गंध फैली हुई थी। कुछ पठान उन गलियों में आते जाते दिखाई दे रहे थे। कुछ दूर आगे चलने पर उन्हें चपातियां सेंकने की सुगंध आने लगी। वे उसी दिशा में आगे बढ़ने लगे। आगे एक दुकान थी जहां चपातियां सेंकी जा रही थी। वे दुकान में गए और खाने के विषय में पूछा। दुकानदार ने कहा कि भोजन अवश्य मिलेगा, आप यहीं पर बैठें। इसलिए वे वहीं बैठ गए। दुकानदार ने जब लेखक को देखा तो वह समझ गया कि लेखक एक हिंदू हैं। दुकानदार ने कहा कि यह एक मुसलमानी दुकान है, तो क्या आप हमारे यहाँ खाना खाना पसंद करेंगे? तब लेखक ने बताया कि मैं हिंदुस्तान के दक्षिणी छोर पर मद्रास के आगे मलाबार का रहने वाला हूँ। आजकल मद्रास को चेन्नई के नाम से जाना जाता है। आगे लेखक ने बताया कि हमारे हिंदुस्तान में अगर अच्छी चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव बिरयानी खानी हो तो सभी लोग खुशी से मुसलमानी होटल जाते हैं। उनकी बात सुनकर दुकानदार खुश भी हुआ और आश्चर्यचकित भी हो गया। दुकानदार ने आगे कहा कि मेरा नाम हामिद खां है, मैं मुसलमान हूँ। यहाँ के लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर भेदभाव करते हैं, लेकिन आपने जो हिंदुस्तान के बारे में बताया, काश यहाँ भी ऐसा होता। फिर हामिद खां ने लेखक को भोजन परोसा। लेखक ने खाना खाकर उसकी कीमत चुकाने की कोशिश की। हामिद खां ने कहा कि मैं अब की बार इस खाने के पैसे नहीं लूंगा। हामिद खां ने लेखक से पैसे लेने से इनकार कर दिया। हामिद खां ने लेखक से कहा कि आपने इतनी अच्छी बात बताई है हिंदुस्तान की, तो वही इस खाने की कीमत थी। उसने लेखक को पैसे लौटाते हुए कहा कि जब आप हिंदुस्तान वापस जाएं तो इस पैसे से किसी मुसलमानी होटल में पुलाव खाएं और उस समय मुझे जरूर याद करें। इसके बाद लेखक वहां से लौट आए। वे फिर कभी हामिद खां से नहीं मिले, लेकिन जब भी वे सांप्रदायिक दंगों के विषय में सुनते, उन्हें हामिद खां की याद आ जाती और वे हामिद खां की सलामती की प्रार्थना करते। इस तरह से इस पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें धर्म और जाति के नाम पर कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। आइए सबका नमस्कार करती हूँ, स्वागत करती हूँ इस अद्भुत खेल में। आप बनेगा PA2 का विजेता। और हमारे सामने आज का खिलाड़ी है मिस्टर त्राच। आप कहाँ से है, अपना परिचय दीजिए। My name is Traj and I am from Angrisla.
and I wanted to test my knowledge. So far I was at home and I was learning through the online sessions. Now I wanted to test my knowledge. For that I am here. Very good. तो आप इस खेल में भाग लेने क्यों आए हो, जरा बता दीजिए. Oh, please don't ask me, sir. My life, it is too horrible nowadays. I am going to bed only by 12 or 1 o'clock. Then next day morning by 12:30 only I used to get up. But before itself, nowadays my miss used to call me for attending the Zoom meet. So by washing the face suddenly, I'll get up and the first face I'm seeing is my teacher's face. After that, continuously after the Zoom meeting, watching the recorded videos and doing the worksheets, that too, I had to do group discussion with my friends. I'll discuss with them. I'll ask them to send forward the worksheet answers to me. So how much horrible, sir. Before and all, just 8:30 to 4 o'clock, I had to go to the school. After that, I can come and relax and I can enjoy. So my miss never used to call me. But nowadays, like daily basis, she's calling me and she's not allowing me to sit in one place. Because of that, now whatever knowledge I gained, I want to win this game show and I want to become a business magnate. Very good. All the best. So I think you know the rules of this game. For each question you will have 4 options and a timer also will be there for 30 seconds. Within that time limit you have to select any one correct option. If you are unable to answer within the 30 seconds, you will be out from the game and you will have 3 lifelines like phone a friend, audience poll and 50-50. तो हामिद खान इस पार्ट का सारांश अभी आपने देखा. तो इसमें से है पहला सवाल. देखिए, हामिद खान का लेखक है एस.के. पोटेकाट. ठीक है. सो 2 साल पहले लेखक कहाँ के खंडहर देखने गया था. द ऑथर ऑफ द लेसन हामिद खान श्री एस.के. पोटेकाट. Which place did he visit in order to see the remains? The options are तक्षशिला, नालंदा, रोमन और इनमें से कोई नहीं. So first option is तक्षशिला, second option Nalanda, and third option Rome, and the fourth option none of this. So I have a doubt in तक्षशिला and Nalanda. I know that Nalanda is in India. Then I believe that तक्षशिला maybe it is related with Hamid Khan. So maybe the answer can be तक्षशिला. Are you sure? Yes sir, sure. तो आपने कहा तक्षशिला. So तक्षशिला के बारे में मैं बताऊं. So it was at least 2800 years before. A giant university was at Takshila, often called as Taxila. It is located at the northwestern side of British India, currently in Pakistan. And the second option is Nalanda. Nalanda is in Patna. Now let us see which is the correct answer. Computer ji, very good. Option A is the correct answer. तक्षशिला. आपके लिए दूसरा सवाल ये है, लेखक के अनुसार एस.के. पोटेकाट के अनुसार परदेश में कौन रक्षक और सहायक होती है. According to the author S.K. Potekad, what will save and protect us in foreign countries? Your options are A. Police, option B. मुस्कुराहट, option C. शिक्षा, option D. इनमें से कोई नहीं. So first option is police, second option is your smile, and third option is education, fourth option none of this. I think शिक्षा, education. So if you want to talk with a stranger, how will you start? Namaste. Namaste. With namaste, when you are saying namaste, obviously you will smile, no? Then मुस्कुराहट. Are you sure? Yeah, sure. Computer, please lock it. Option B, मुस्कुराहट. Very good. सही जवाब दिया आपने. Option B, मुस्कुराहट. Yeah, of course, it is true that the smile helps us a lot when we are in unknown places. So we can make an enemy our friend by smiling. तो चलते हैं तीसरा प्रश्न आपके लिए. हामिद खान कौन था? Who was हामिद खान? ऑप्शन ए, लेखक का भाई, द ब्रदर ऑफ द ऑथर. ऑप्शन बी, एक पर्यटक, वन ट्रैवलर. ऑप्शन सी, मुसलमान पठान.
he was a Muslim. And option D, Kattar Muslim, a staunch Muslim. Option C, Muslim Pathan. So option C, Muslim Pathan. Are you sure? Yeah. Computer ji, please lock the answer. Option C, मुसलमान पठान. वेरी गुड, सही जवाब दिया आपने, मुसलमान पठान. क्योंकि ये पाठ पढ़ने से ही हमें पता चलता है कि हामिद खान कट्टर मुसलमान नहीं था, एक मुसलमान पठान है, क्योंकि वो हिंदू और मुसलमान की मैत्री के इच्छुक था. अब देखिए चौथा सवाल आपके लिए. लेखक कहाँ के रहने वाले हैं? एस.के. पोटेकार्ड कहाँ के रहने वाले हैं? So which place the author S.K. Pottekar was living? Option A, Delhi. Option B, Pune. Option C, Gujarat. Option D, Malabar. I go with option D, Malabar. Are you sure? Yeah. Option D, Malabar. So computer ji, please lock it. Option D, Malabar. वेरी गुड, आपने सही जवाब दिया. तो मलबार के रहने वाले हैं कौन? एस.के. पोटेकार्ड. अब देखिए पांचवा प्रश्न. भारत में बढ़िया पुलाव खाने के लिए लोग कहाँ जाते हैं? Where did the people used to go in order to get a tasty pulao? Option A, मुसलमानी होटल. Option B, कश्मीरी होटल. Option C, पंजाबी ढाबा. इनमें से कोई नहीं. Option D, none of this. Option A, मुसलमानी होटल. मुसलमानी होटल. Option A. So it shows that you like pulao very much and you used to visit Musalmani hotel often, right? So are you sure? Shall I lock it? Yeah, sure. Computer ji, please lock the answer. Option A, Musalmani hotel. Yeah, very good. Once again you told the correct answer. Option A, Musalmani hotel. तो बढ़िया पुलाव खाने के लिए लोग अक्सर मुसलमानी होटल में जाया करते हैं. Okay, then which is your favorite food? Of course, pulao. So here comes the sixth question for you. लेखक हामिद खान के होटल क्यों गया था? Why did the author S.K. Pottekar went to the Hamid's hotel? Option A, नौकरी के लिए, for a job. Option B, पैसे देने के लिए, to give money. Option C, खाने के लिए. Option D, इनमें से कोई नहीं. Option C, for eating. And option D, none of this. पैसे देने के लिए. So are you sure? I hope so. Option B, पैसे देने के लिए. एक और बार सोच लो. फिर हम किस लिए होटल जाते हैं? ढाबा क्यों जाते हैं हम लोग? खाने के लिए. खाने के लिए. तो इसमें पहला ऑप्शन है नौकरी के लिए, दूसरा है पैसे देने के लिए और तीसरा खाने के लिए, चौथा इनमें से कोई नहीं. जवाब ऑप्शन सी, खाने के लिए. आर यू श्योर? ऑप्शन सी, खाने के लिए. या श्योर. कंप्यूटर जी, प्लीज लॉक ऑप्शन सी, खाने के लिए. वेरी गुड, सही जवाब. अब देखिए अगला प्रश्न. सातवां प्रश्न है, मुसलमानों द्वारा निर्मित भारत की पहली मस्जिद कहाँ स्थित है? Which place in India did the first mosque built by the Muslims is located? Option A, Ajmer Sharif. Option B, Kodungallur. Option C, Delhi. Or option D, Mumbai. Option B, Kodungallur. So shall I lock it? Yeah. Option B, Kodungallur. Shall I lock? Yes. Computer ji, please lock option B, Kodungallur. Yes, सही जवाब. Very good. One more time I have told the correct answer. आपके लिए अगला सवाल. लेखक तक्षशिला क्यों गया था? Why did the author visit तक्षशिला? Option A, पुलाव खाने. Option B, पूजा करने. Option C, हामिद खान से मिलने. Option D, पौराणिक खंडहर देखने. Option A, to eat पुलाव. Option B, to worship. Option C, to meet हामिद खान. Option D, to visit the ancient buildings. Option D, पौराणिक खंडहर देखने. Okay. Option D. Shall I lock it? Computer ji, please lock it. Option D, पौराणिक खंडहर देखने. And you said the correct option. पौराणिक खंडहर देखने के लिए वो लेखक तक्षशिला गए थे. अब देखिए अगला प्रश्न. लेखक किस संकट से हामिद और उसके दुकान के बचे रहने की कामना करता है? From which trouble the author wish Hamid and his restaurant should be saved? First option, भूकंप.
earthquake, option B बाढ़ flood, option C सांप्रदायिक दंगे communal riots and option D इनमें से कोई नहीं, none of this. Option C सांप्रदायिक दंगे. Okay, are you sure? Yeah, I'm sure. So shall I lock it? Yeah. Option C सांप्रदायिक दंगों से. Very good. And you said the correct option. तो आपकी मदद करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं आपको इस पाठ का सारांश दिखाना चाहती हूँ. So I will meet you after a short break. Till that, please keep watching the summary of this lesson. Computer जी, please show the summary of this lesson. प्रस्तुत लेख में बेचेंद्री पॉल ने अपने अभियान का रोमांचकारी वर्णन किया है. 7 मार्च को एवरेस्ट अभियान दल दिल्ली से काठमांडू के लिए चला. नमचे बाजार से लेखिका ने एवरेस्ट को निहारा. लेखिका ने एवरेस्ट पर बड़ा भारी बर्फ का फूल देखा. यह तेज हवा के कारण बनता है. 26 मार्च को अभियान दल पेरिस पहुंचा तो पता चला कि खुम्बू हिमपात पर जाने वाले शेरपा कुलियों में से बर्फ खिसकने के कारण एक कुली की मृत्यु हो गई और 4 लोग घायल हो गए. बेस कैंप पहुंचकर पता चला कि प्रतिकूल जलवायु के कारण, यानी एकदम अपोजिट क्लाइमेट के चेंज हो जाने के कारण, एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई. फिर दल को जरूरी प्रशिक्षण दिया गया. 29 अप्रैल को वे 7,900 मीटर ऊंचाई पर स्थित बेस कैंप पहुंचे, जहां तेंजिंग ने लेखिका का हौसला बढ़ाया. 15 और 16 मई के बीच 1984 में अचानक रात को 12:30 बजे कैंप पर ग्लेशियर टूट पड़ा, जिससे कैंप तहस नहस हो गया. हर व्यक्ति को चोटग्रस्त कर दिया. लेखिका बर्फ में दब गई थी. उन्हें बर्फ से निकाला गया. फिर कुछ दिनों बाद लेखिका साउथ पोल कैंप पहुंची. वहां उन्होंने पीछे आने वाले साथियों की मदद करके सबको खुश कर दिया. अगले दिन वह सुबह ही आंग दोरजी के साथ शिखर यात्रा पर निकली. अथक परिश्रम के बाद वे शिखर कैंप पहुंचे. एक और साथी लाहाटू के आ जाने से और ऑक्सीजन आपूर्ति बढ़ जाने से चढ़ाई आसान हो गई. 23 मई 1984 को दोपहर 1:07 में लेखिका एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी. वह एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी. चोटी पर 2 व्यक्तियों के साथ खड़े होने की जगह नहीं थी. उन्होंने बर्फ के फव्वारे से बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित कर लिया. लेखिका ने घुटनों के बल बैठकर सागर माथे के ताज को चूमा. फिर दुर्गा माँ और हनुमान चालीसा को कपड़े में लपेटकर बर्फ में दबा दिया. आंगदोरजी ने उन्हें गले से लगाकर बधाई दी. कर्नल खुल्लर ने उन्हें बधाई देते हुए कहा, मैं तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा. देश को तुम पर गर्व है. अब तुम जो नीचे आओगी तो तुम्हें एक नया संसार देखने को मिलेगा. वापस सबको इस खेल में, अद्भुत खेल में सबका स्वागत करती हूँ. आइए हम खेल शुरू करते हैं. इस राउंड में आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, आपको खुद आंसर देना पड़ेगा. तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में देना है. So no options will be given in this round and you have to answer the questions in one word or a sentence. So let us start. आपके लिए पहला सवाल, अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? So who was leading the अग्रिम दल? Only 30 seconds. Your time starts now. मुक्तेदा प्रेमचंद. सही कहा आपने. अग्रिम दल जो है वो पर्वतारोहियों की मदद करने वाला एक टीम है जो रास्ता साफ करने के लिए मदद करते हैं. ठीक है, तो और उनका नेतृत्व कौन कर रहा था? प्रेमचंद कर रहे थे. वेरी गुड. ओके, अगला प्रश्न आपके लिए, लेखिका को सागर माथा क्यों अच्छा लगा? Why did the author like सागर माथा, that name very much? Maybe is it because of सागर की माँ? एक और बार सोच लो ना,
सागर का अर्थ क्या है? व्हाट इज meant by सागर? सी. माथा मीन्स फॉरेस्ट. Why did the author like that name सागर माथा for Everest peak? क्योंकि वो सागर का माथा है. क्योंकि लेखिका को ये नाम अच्छा लगा क्योंकि सागर माथा का अर्थ है सागर का माथा और एवरेस्ट सागर की सबसे ऊंची चोटी है. सो एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ऑल माउंटेन रेंजेस. सो दैट द ऑथर लाइक दैट नेम. वेरी गुड. आपके लिए अगला प्रश्न. लेखिका को ध्वज जैसा क्या लगा? What did the author felt like a flag? जवाब दीजिए. चक्करदार बर्फीली आकृति हवा के कारण बनता है. सही कहा, बिल्कुल सही. क्या है वो? whirling ice cubes are there. No, ice sugars raised by the strong wind appeared as a flag for the writer. Very good. लेखिका को तेज हवाओं के कारण. So this ice figure is forming because of the fast blowing wind. I think you have well prepared. Very good. What is the secret? Maybe online classes and our teachers are motivating us. चलिए अगला प्रश्न देखते हैं. आपके लिए अगला सवाल ये है. मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने क्या कहा? What did कर्नल खुल्लर say upon seeing the depression of death? हमें मृत्यु को सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए क्योंकि एक स्वाभाविक घटना है. So you know who is Colonel Fuller? He was leading the Everest अभियान दल, Everest expedition. Yeah, बिल्कुल सही. वेरी गुड. तो हमें इस तरह के अभियानों में होने वाली मृत्यु को सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए. We have to accept. Okay, so here the Colonel Fuller was advising the expedition team that in such adventure campaigns the death should be accepted with ease. Actually in our life also so many hardships will be there. Everything we have to overcome with ease. तो अगला प्रश्न. रसोई सहायक की मृत्यु कैसे हुई? How did the kitchen assistant died? Lack of food. सोच लो एक बार. जब वो लोग एवरेस्ट शिखर पर चढ़ाई करने की कोशिश करते हैं लोगों को क्या क्या संकटों का सामना करना पड़ता है. What all difficulties they have to face when they are climbing the mountain. Because of that many people are dying. The adverse climate. So जलवायु प्रतिकूल होने के कारण. Yeah, exactly, you told it. प्रतिकूल जलवायु में काम करने के कारण. प्रतिकूल जलवायु मतलब क्या है? The adverse climate. Because they are working against adverse climate, this kitchen assistant died. Very good. अगला प्रश्न देखिए आपके लिए. कैंप 4 कहाँ और कब लगाया गया? Where and when was the camp 4 set up? So here you want to mention the ऊंचाई, the height and which place it was set up. 7,900 meter ऊंचाई. 29th April को और South Pole. Super. Actually, I wonder how you are able to remember this numbers and all. Accurately you are able to remember these numbers. How is it possible? Actually, I remember like no, it is camp 4. So 7 plus 9 I'm adding and it is 16. It is the multiple of 4. So it is easy to remember. Super. Really, I appreciate you. Very good. 7,900 मीटर ऊंची साउथ पोल नामक जगह पर 29 अप्रैल को मतलब 29 अप्रैल को ये कैंप 4 लगाया गया था. Understood? So camp 4 was set up on 29th of April at 7,900 meter high. Okay, and the place called South Pole. South Pole, you know, one more thing I wanted to say is South Pole is known as the harsh place on earth. So we'll go to the next question. लेखिका ने तेंजिन को अपना परिचय किस तरह दिया? How did the writer introduce herself to Tenzin? As a member in expedition team. Think once again, who's Tenzin? Is the first man to reach Everest peak. First man to climb on Mount Everest. So before succeeding, he had to try for 7 times. After that only he succeeded in his aim. So how did the author introduce herself to Tenzin? Like a newcomer, Nausicaa के नाम से. Yeah, your assumption is correct. She told that she is बिल्कुल Nausicaa. So Nausicaa मतलब she is a newbie. And Everest
अभियान, that was her first expedition. Okay. So लेखिका ने तेनजिंग को अपना परिचय देते हुए कहा कि वह नौसिखिया है और एवरेस्ट उसका पहला अभियान है। ठीक है, तो इस पार्ट में से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। तो इसके लिए एक उदाहरण देखिए, आपसे जवाब पूछना चाहती हूँ। बचेंद्री पाल ने सर्वप्रथम एवरेस्ट को कहाँ से देखा था? Where did बचेंद्री पाल फर्स्ट सी एवरेस्ट? ऑप्शन ए बेस कैंप से, ऑप्शन बी मैदान से, ऑप्शन सी अपने घर से और ऑप्शन डी नमचे बाजार से। मैदान से। तो आप क्या सोच रहे हो? मैदान में खेलते समय उन्होंने देखा एवरेस्ट को पहली बार। बाजार जाते समय कौन सा बाजार का नाम क्या है? तो नमचे बाजार। वेरी गुड, नमचे बाजार। वेरी गुड, नमचे बाजार से। For the first time the author saw the Everest peak from नमचे बाजार। अगला सवाल है आपके लिए, कैंप ए कितनी ऊंचाई पर था? So what was the height of the camp 1? Option A 600 meter, option B 5000 meter, option C 6000 meter, option D 8000 meter. Option C 6000 meter is right. Okay. Yeah, yes, your assumption is correct. It is 6000 meter above from the sea level. Camp A was there above sea level 6000 meter above. तो आपसे सवाल पूछ के मैं थक गई हूँ और आप जवाब बोल के थक गए होंगे। तो चलिए अब आप ये वीडियो देखिए, इसके आधार पर बाद में आपसे प्रश्न पूछूंगी। सो प्लीज वॉच द वीडियो केयरफुली। आफ्टर दैट आई आस्क यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द वीडियो। सो कंप्यूटर जी प्लीज प्ले द वीडियो। Now my question is, what would be the reaction of that boy? Option A, to call the fire force to save that cat. Option B, he himself will climb on the wall and help the cat. Option C, the cat will attack the boy. Option D, none of the above. Option B, he himself will climb on the wall and help the cat. That is your answer. Okay, let us see whether what you told is correct or not. Computer D, please continue the video. आपने देखा? Okay, now you got what is the answer? That was a wrong answer. Not a problem. We'll continue because this was a bonus question. So let us continue with another question. Let us watch another video. Computer ji, please play the video. What would you understand from this video? Don't know. I am unable to guess anything. Actually, a stalker stalks a stalker, and another stalker stalks another stalker, another stalker stalks another stalker. Right? Let us watch one more video. Computer ji, please start the video.これ、よかったら使って。俺、バイト先すぐそこだから、駅前のマグロなんと。じゃあ、それ捨ててもいいから。What will she give in return for the umbrella? So option A, umbrella itself. Option B, money. Option C, she will try to kill with a knife. Option D, none of this. Umbrella itself. Okay, that is your answer. Let us watch whether it is correct or not.
Please play the video, computer ji. お、キョさん。あの後、あなたの店に行ったわ。あ、そうなんだ。気づかなかったよ。声かけてくればよかったのに。ずっと向かいの方やから観察してたの。魔力を使おうとしたでしょ。魔力か。まさか。なんであなたがマクドナルドでバイトしてるの？魔王さんだ。勇者エミリアなんてわけ。文句を無用。覚悟の。おい、エミリア。黙れ。貴様と話をするつもりはない。いや、そのナイフ、笹塚の100均で売ってるやつじゃないか。それが何を。 Now we'll see that a small video, one small saransh part of DA Jalluthi. Okay, so you keep on watching the video. I'll take a short break and come back. कक्षा 9वीं की पुस्तक संचयन का अगला पाठ जिसका नाम है डीए जल्लूठे और इसके लेखक है मधुकर उपाध्याय। तो आइए जानते हैं अब इस पाठ के बारे में। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि दांडी यात्रा के दौरान क्या क्या घटनाएं घटी और किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। आइए जानते हैं अब पाठ के बारे में। अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा करने का निर्णय लिया। वे दांडी पहुंचकर वहां नमक बनाकर अंग्रेजों का नमक कानून तोड़ना चाहते थे। इसलिए वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास आए। रास गुजरात में एक जगह का नाम है। वहां के लोगों के कहने पर वल्लभ भाई पटेल ने अपना एक भाषण दिया। उन्होंने अपने भाषण में सिर्फ एक वाक्य ही बोला था और यह वाक्य यह था, भाइयों और बहनों, क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार हैं? बस इतना कहना ही था कि अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी स्थानीय कलेक्टर शिलीडी के आदेश पर हुई थी, क्योंकि जब पिछला आंदोलन हो रहा था तो उस समय सरदार पटेल ने उस कलेक्टर को अहमदाबाद से भगा दिया था। सरदार पटेल को इसके बाद बोरसद की अदालत में ले जाया गया। वहां पर जज के सामने जब उन्हें पेश किया गया तब सरदार पटेल ने अपने अपराध को कबूल लिया और जज बहुत परेशान हो गया। वह इस बात से परेशान था कि इस एक वाक्य के भाषण के लिए वह सरदार पटेल को क्या सजा दे। बहुत सोचने के बाद जज ने सरदार पटेल को 500 रुपए जुर्माना और 3 महीने की जेल की सजा दी। उस समय गांधी जी साबरमती आश्रम में थे। जब उन्हें यह सूचना मिली तो वे दुखी हो गए। गांधी जी ने कहा कि अब दांडी मार्च को समय से पहले ही प्रारंभ करना पड़ सकता है। सरदार पटेल की गिरफ्तारी की वजह से पूरी जनता गुस्से में थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि सरदार पटेल की गिरफ्तारी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति पर हमला है। इस गिरफ्तारी के गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। कुछ दिन बाद गांधी भी रास पहुंचे। रास पहुंचकर उन्होंने वहां के सभी लोगों का अभिवादन किया। सारे लोगों ने गांधी का भव्य स्वागत भी किया। गांधी को धर्मशाला में ठहराया गया और जो गांधी के साथ उनके अनुयायी आए थे, सत्याग्रही आए थे, उन्हें तंबुओं में ठहराया गया। रास की आबादी अर्थात जो रास में रहने वाले पूरे लोगों की जनसंख्या थी वह सिर्फ 3000 थी। लेकिन जब गांधी ने अपनी जनसभा की तो उसमें 20,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। गांधी जी ने अपने भाषण में कहा कि आज भी कुछ लालची लोग अंग्रेजी सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे देना चाहिए और सत्याग्रह में शामिल हो जाना चाहिए और इस देश की मदद करनी चाहिए। अंग्रेजों की किसी भी तरह से मदद नहीं करनी चाहिए। अंग्रेज किसी के हितैषी नहीं है। गांधी जी और उनके अनुयायी सत्याग्रही शाम 6 बजे चले और वे रात 8 बजे को कनकपुरा पहुंच गए। सभी लोग चलकर थक गए थे। आगे जाने के लिए उन्हें गुजरात की मही नदी पार करनी थी, लेकिन मही नदी में काफी ज्यादा दलदल होता था और वहां पर काफी अंधेरा भी था। इस कारण मही नदी को पार करना मुमकिन नहीं था। इसलिए उन्होंने तय किया कि वे आधी रात को मही नदी को पार करेंगे, क्योंकि उस समय मही नदी में समुद्र का पानी चढ़ा हुआ होता है तो दलदल में कम चलना पड़ेगा। रात को 10:30 बजे गांधी जी और उनके अनुयायी नदी की ओर चल पड़े। 4 किलोमीटर चलने के बाद वे मही नदी पहुंच गए। वहां का नजारा सोच से परे ही था। मतलब किसी ने सोचा भी नहीं था कि उन्हें मही नदी पर कुछ ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा। मही नदी के दोनों किनारों की बस्तियों में रहने वाले लोग अपने हाथों में जलते दिए लेकर के गांधी जी का स्वागत कर रहे थे और प्रकाश दिखा रहे थे। इतने लोगों के एक साथ दिए जलाने की वजह से मही नदी के आसपास छाया अंधकार खत्म हो गया और सब जगह प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देने लगा। यह एक अलौकिक दृश्य था।
गांधी और उनके अनुयायियों ने नदी पार की और लगभग 1 बजे वे नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गए, जहां उनके विश्राम की व्यवस्था पहले से ही की गई थी। लेकिन लोग अब भी दिए लेकर वहां पर खड़े थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अभी और लोग भी आने वाले हैं जिन्हें रास्ता दिखाना है और यह मही नदी पार करानी है। इस पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि अगर हम दृढ़ निश्चय कर ले तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है, सब कुछ संभव हो जाता है। Welcome back. That was a short and sweet summary of that lesson DAWK. I hope that you will be prepared now to see the answers. So based on this lesson, my first question is, रघुनाथ काका को निषाद राज कहना किसने शुरू कर दिया? Who started calling रघुनाथ काका निषाद राज? ऑप्शन ए अंग्रेजों ने, बाय ब्रिटिश। ऑप्शन बी गांधी जी ने, बाय गांधी जी। ऑप्शन सी गांव वालों ने, बाय द विलेजर्स। ऑप्शन डी सत्याग्रहियों ने, द सत्याग्रही। टाइम स्टार्टेड। ऑप्शन बी सत्याग्रहियों ने। या यू सेड इट राइट, बाय सत्याग्रही। सत्याग्रही ओनली स्टार्टेड कॉलिंग रघुनाथ काका एज निषाद राज। अगला सवाल है, गांधी जी के नदी पार उतरने के बाद भी लोग क्या लेकर तट पर खड़े थे? Even after Gandhi ji crossed the river, what were the people standing on the shore with? Option A दिए लेकर with the lamps. Option B नाव लेकर with the boats. Option C डंडे लेकर with the sticks. Option D इनमें से कोई नहीं, none of the above. Time starts now. नाव लेकर, रात का समय था, so दिए लेकर। Very good, very good. Okay. तो वो डंडे लेकर थोड़ी ना खड़े हो जाएंगे। हाँ, उनके हाथ में क्या था? दिया। ठीक है, दिए लेकर खड़े थे। They were standing with the lamps in their hands. तो तीसरा प्रश्न है आपका, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक कहाँ होने वाली थी? Where was the All India Congress Committee meeting decided to hold? ऑप्शन ए मही सागर नदी के तट पर। ऑप्शन बी गंगा नदी के तट पर। ऑप्शन सी साबरमती के तट पर। ऑप्शन डी में से कोई नहीं। So first option was on the banks of the Mahisagar. The second option on the banks of Ganga. Or third option on the banks of Sabarmati. And last option none of the above. साबरमती के तट पर कांग्रेस, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक साबरमती के तट पर। Okay, in this lesson they are talking about Sabarmati, Baroda, all these places. So obviously your answer is correct. That is Sabarmati के तट पर। Very good, well done. अगला प्रश्न है, गांधी जी को किस यात्रा के दौरान अंधेरी रात में नदी के साथ दलदली जमीन पर चलना पड़ा? During which journey Gandhi ji had to walk on the marshy ground with the river water in the dark night? Option A विदेश यात्रा, that is travel to abroad. And option B Dandi यात्रा, the Dandi march. Option C जेल यात्रा, which is travel to the prison. Option D इनमें से कोई नहीं, none of the above. Dandi यात्रा. Yes, you said it correctly. Dandi यात्रा. It was during Dandi march. अगला प्रश्न है, गांधी जी ने ब्रिटानी कुशासन का जिक्र कहाँ किया था? Where did गांधी जी mention British misrule? कुशासन का मतलब क्या है? बुरे शासन। Okay. So option A जनसभा में, in the public meeting. Option B सत्याग्रह आंदोलन में, in सत्याग्रह movement. Option C आश्रम में, in the ashram. Option D इनमें से कोई नहीं, none of the above. सत्याग्रह आंदोलन में अंग्रेजी कुशासन के बारे में कहाँ जिक्र किया? सत्याग्रह। एक और बात सोच लो, जनसभा में। कंप्यूटर जी, राइट आंसर ओनली नो? या जनसभा में, द पब्लिक मीटिंग ओनली ही मेंशन्ड अबाउट द ब्रिटिश मिसरूल। अगला प्रश्न आपके लिए, सरदार पटेल को कानून तोड़ने के अपराध में किसने 3 महीने की सजा सुनाई? Who sentenced Sardar Patel to 3 months in the crime of breaking the law? पहला ऑप्शन है आपके लिए फ्रांसीसी सरकार, मतलब फ्रेंच गवर्नमेंट। ऑप्शन बी वरिष्ठ अधिकारी, सीनियर ऑफिसर। ऑप्शन सी अंग्रेजी सरकार, द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। आई हैव अ डाउट इन ऑप्शन बी एंड सी। वरिष्ठ अधिकारी या अंग्रेजी
अंग्रेजी सरकार. Yeah, the French government is impossible, no, to punish Sardar Vallabhbhai Patel. Then second and third option, you have a confusion in that, whether it is a senior officer or a अंग्रेजी सरकार. So I go with अंग्रेजी सरकार. Okay, only let's take. You have to come out with a conclusion. Is it option B or C? Option C, अंग्रेजी सरकार. Yeah, कंप्यूटर जी, he said option C, अंग्रेजी सरकार. लॉक कर दीजिए. Yeah, it is a correct answer. अंग्रेजी सरकार only gave him punishment. So till now you are playing very well, and all the 3 lessons we covered, examples and everything we have covered from that. And this type of questions also will be asked for your yearly assessment and your PA2 examination, like fill in the blanks, choose the correct answer, and one word questions. Next, we have to start with some grammar questions also. For that, I will help you. Going to show you one video related with the अर्थ के दृष्टि से वाक्य भेद. वाक्य परिवर्तन. अब हम पढ़ेंगे वाक्य परिवर्तन. बच्चों, क्या आप जानते हैं कि वाक्य परिवर्तन कैसे किया जाता है? चलिए मैं आपको बताती हूँ. जिस प्रकार वाक्यों के भेद 2 आधारों पर किए गए हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर, उसी प्रकार वाक्य परिवर्तन भी 2 आधारों पर किया जाता है. अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन और रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन. आइए हम आपको बताते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन कैसे करते हैं. बच्चों, यदि किसी विधानवाचक वाक्य को निषेधवाचक वाक्य में बदलना हो तो उसमें क्रिया शब्द से पहले नहीं जोड़ दीजिए. जैसे विधानवाचक वाक्य है निर्मला ने खाना बनाया. निषेधवाचक वाक्य निर्मला ने खाना नहीं बनाया. निर्मला ने खाना नहीं बनाया यह निषेधवाचक वाक्य है, क्योंकि बनाया क्रिया से पहले नहीं लगा देने से वाक्य में नकारात्मक भाव प्रकट होने लगा है. इसी प्रकार यदि हम किसी विधानवाचक वाक्य से विस्मयवाचक वाक्य बनाना चाहते हैं तो वाक्य के आरंभ में विस्मयबोधक शब्द जोड़ दें. जैसे विधानवाचक वाक्य शिखा स्कूल गई. विस्मयवाचक वाक्य अरे वाह, शिखा स्कूल गई. बच्चों, यह एक विस्मयवाचक वाक्य है क्योंकि इसमें अरे वाह विस्मयबोधक शब्दों का प्रयोग हुआ है. इनसे आश्चर्य या विस्मय का भाव प्रकट हो रहा है. यदि किसी विधानवाचक वाक्य को संदेहवाचक वाक्य में बदलना हो तो उसके आरंभ में शायद, संभवतः या हो सकता है संदेहबोधक शब्दों को जोड़ दें. जैसे विधानवाचक वाक्य मुख्यमंत्री जी कल नेपाल जाएंगे. संदेहवाचक वाक्य शायद मुख्यमंत्री जी कल नेपाल जाएंगे. बच्चों, शायद मुख्यमंत्री जी कल नेपाल जाएंगे यह वाक्य संदेहवाचक वाक्य है क्योंकि इसमें संदेहबोधक शब्द शायद का प्रयोग हुआ है. इसके प्रयोग से मुख्यमंत्री जी के कल नेपाल जाने में संदेह होने लगा है कि पता नहीं मुख्यमंत्री जी कल नेपाल जाएंगे या फिर नहीं. यदि आप किसी विधानवाचक वाक्य को आज्ञावाचक वाक्य में बदलना चाहते हैं तो उस वाक्य को आदेशात्मक या आज्ञार्थक रूप में लिख दीजिए. जाता है के स्थान पर जाए या जाओ तथा जा रहे हैं के स्थान पर जाएं या करें लिखें. जैसे विधानवाचक वाक्य दिवाकर विद्यालय जाता है. छात्र अपना अपना काम करते हैं. आज्ञावाचक वाक्य दिवाकर विद्यालय जाए या दिवाकर विद्यालय जाओ. छात्र अपना अपना काम करें. बच्चों, दिवाकर विद्यालय जाए या दिवाकर विद्यालय जाओ और छात्र अपना अपना काम करें, इन वाक्यों की क्रियाओं जाए, जाओ तथा करें शब्दों द्वारा आज्ञा या आदेश का भाव प्रकट हो रहा है. अतः ये वाक्य आज्ञावाचक वाक्य हैं.
यदि किसी विधानवाचक वाक्य को संकेतवाचक वाक्य बनाना हो तो वाक्य में जिसके कहने पर कोई कार्य हो रहा हो उसे ऐसे लिखें: यदि वो कहता, यदि वह कहे या यदि वह कहेगा। जैसे विधानवाचक वाक्य, माताजी के कहने पर नौकरानी काम करेगी। संकेतवाचक वाक्य, यदि माताजी कहेंगी तो नौकरानी काम करेगी। यहां पर यदि माताजी कहेंगी तो नौकरानी काम करेगी इस वाक्य में संकेत बोधक शब्द यदि का प्रयोग हुआ है। इस प्रयोग से संकेत मिल रहा है कि नौकरानी तभी काम करेगी जब माताजी उससे कहेंगी, अतः यह एक संकेतवाचक वाक्य है। यदि किसी विधानवाचक वाक्य को इच्छावाचक वाक्य में बदलना हो तो क्रिया में चाहिए जोड़ा जाता है या उसे अपनी इच्छा या कामनानुसार पूरा बदलना पड़ता है। जैसे विधानवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, वह जाता है, उसे जाना चाहिए। मुझे खजुराहो के मंदिर देखने की इच्छा है, काश मैं खजुराहो के मंदिर देख पाता। यहाँ प्रथम वाक्य में जाना चाहिए तथा दूसरे वाक्य में काश और देख पाता आदि शब्दों के द्वारा बोलने वालों की इच्छा का बोध होता है, अतः यह एक इच्छावाचक वाक्य है। बच्चों, यदि किसी विधानवाचक वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना हो तो विधानवाचक वाक्य में क्या, कहाँ, कब, कैसे, किसको, किसकी आदि प्रश्नवाचक शब्दों को जोड़ दिया जाता है। जैसे विधानवाचक वाक्य, रसोइये ने खाना बना लिया है। प्रश्नवाचक वाक्य, क्या रसोइये ने खाना बना लिया है? प्रस्तुत वाक्य क्या रसोइये ने खाना बना लिया है में क्या प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग हुआ है, अतः यह एक प्रश्नवाचक वाक्य है। बच्चों, अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन करना अब आपने सीख लिया है। Welcome back. Now, related to this grammar, your first question is, मेरी छुट्टी आई, my letter has arrived. Now you want to identify what type of sentence is this. Option A विधानवाचक, Option B निषेधवाचक, Option C प्रश्नवाचक, and Option D इनमें से कोई नहीं. None of them. Your time starts now. I'm not sure with the answer. Unable to get the answer. You need any lifeline? Yeah. Phone a friend? Phone a friend? Okay, then whom you want to call? My friend. Your best friend? Yeah, my best friend. Computer Ji, we want to call his best friend. Yeah, I am calling from this famous game show. Can I speak to Mr. Best Friend? Please speak. सीखना सुन विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक इनमें से कोई नहीं. எப்படினா என்னது சிட்டி चिट्ठी चिट्ठी आई है ना चिट्ठी रोबोटा रजनीकांता चिट्ठी आई है. ये कौन सा वाक्य है? क्वेश्चन சொல்லுடா. चिट्ठी आई है அதுதான் क्वेश्चन. ஓ அப்படினா எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த நிஷேதவாச்சக் இல்லன்னா you cut it. Sorry, your time up. Only 3 seconds left. Please lock any one option which you are feeling it would be right. Vidhanvachak. Yeah, very good. So you locked option A, Vidhanvachak. Now, can you explain what is meant by Vidhanvachak? Vidhanvachak statement, ma'am. And what about Nishedvachak? Negative sentence. Yeah. Then Prashnavachak. Prashnavachak interrogative. So you know all the things very well. You know the grammar part also. Computer Ji, please say whether it is correct or not. See, you have locked the correct option. It is Vidhanvachak. It is a statement. Meri chitti aayi hai. It is a statement. Vidhanvachak vakya. So you played very well. And now I think you are thorough with all the lessons and all the topics. तो अगला प्रश्न है आपके लिए. लड़के घर में आराम कर रहे हैं. Can you say what type of sentence is that? Vidhanvachak, of course. Now, what is my question is, you have to convert this into आज्ञावाचक वाक्य. Option A, लड़कों घर में आराम करो. Option B,
लड़के घर में आराम नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन सी, शायद लड़के घर में आराम कर रहे होंगे। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। लड़के आराम कर रहे हैं। हाँ, लड़के घर में, या जल्दी, unable to find out, yeah, need one more helpline, 50-50 or audience poll. Which lifeline you want to take? Audience poll. Yeah. Computer ji, please, he wishes to opt the lifeline audience poll. Sorry, because of this pandemic, we have changed this lifeline to call your teacher instead of audience poll. So now, if you wish, you can call your teacher. Oh no, don't want. No, but the computer ji is already connected with your teacher. Now you want to speak to your teacher. Okay, you can ask your doubt to your teacher. Your time starts now. Hello, miss. Hello, who is this? Miss, I am Traj, miss. Tell me, Traj. I need your help, miss. Yes, tell me. मिस, लड़के घर में आराम कर रहे हैं। दिस वाक्य आज्ञावाचक वाक्य में बदलना है। So, what you are doing inside the classroom so far? Yes, miss, please help me, miss. You did not listen in the class. Sorry, miss. What sorry you are asking? Now, Miss, hereafter I will listen in your class. give me a parent's phone number. I want to talk to them. How can I believe that? Not at all listening in the class and asking when your time comes, you are asking my help and not attending worksheets, not doing any weekly assessments properly. Sorry, miss, hereafter I will do everything perfectly, miss. Okay. The answer is लड़को घर में आराम करो. Thank you, miss. Okay. Study well. That's what I need. No sorry and all. Now you want to lock any one option, whether you are going with your teacher's advice or do you want to lock any other answer? I'll go with my teacher. Going with your teachers. I'll go with my teacher. Option A. Computer ji, please lock option A. लड़को घर में आराम करो. Yes, that is the correct answer. लड़को घर में आराम करो. That is आज्ञावाचक. So giving order, you have to take rest at home. So it is an order. So आज्ञा है। अगला प्रश्न है आपके लिए, वाह क्या सुंदर दृश्य है। इस वाक्य को आप विधानवाचक वाक्य में परिवर्तन करना है। So this sentence you have to change into a statement. So now sentence what is given is an exclamatory sentence. वाह क्या सुंदर दृश्य है। So this you have to convert into a statement. Option A, ये दृश्य सुंदर नहीं है। ऑप्शन बी, दृश्य बहुत सुंदर है। ऑप्शन सी, क्या ये दृश्य बहुत सुंदर है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ द अबव। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अगेन यू नीड अ लाइफलाइन। आई थिंक सो ओनली 50-50 is remaining. Yeah, you take it. Please take, then only we can continue the game. No, I don't want. Please take the option. Okay. Hey, I told you to choose the option 50-50, not the display. Sorry. That is only for me. So I opted for 50-50 option now. Now 50-50. Computer ji, please, he opted for 50-50. Please remove any two wrong answers. Okay. Option A and option C is removed. Now you have only option B and option D. Option B, दृश्य बहुत सुंदर है. Option D, इनमें से कोई नहीं. Option B, दृश्य बहुत सुंदर है. So you want to go with that? Yes. Yes. Computer जी, please lock option B, दृश्य बहुत सुंदर है. Well then, well played. दृश्य बहुत सुंदर है विधानवाचक वाक्य. So the first one was a negative sentence. And third one was a प्रश्नवाचक interrogative sentence. And this option B is a statement. दृश्य बहुत सुंदर है. Oh, घंटी बज गई है. So we have to wind up today's show. So we'll continue our show with the same person in the next season. Until then,
So from this we are getting a lesson that he is inspiring us that अगर पैंडेमिक हो या कुछ भी हो जाए हम अपनी पढ़ाई जारी रखें. We will continue to learn if we are at home or we are in the world. Till our last breath we will continue our study